अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या इससे सियासी कशीदगी में मज़ीद इजाफा नहीं होगा? होता रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी सारी सियासी तारीख इस तरह की है। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी तो बिल्कुल ही अचंभे की बात नहीं है, हरगिज़ नहीं है। हमारा कल्चर है, बाहर वाले अंदर, अंदर वाले बाहर। ये गंदे हो गए, फिर ये ड्राई क्लीन हो गए, फिर ये ड्राई क्लीन होके फिर ये गंदे हो गए, फिर ये ड्राई क्लीन हो गए। तो ये इस तरह का यही साइकिल है हमारा। और अगर मैं आपको वो समरी अपनी तारीख़ की, ये अजीबो गरीब ही है। कोई पता नहीं, किसी ने 14 अगस्त को तावीज़ दबा दिए थे, को पता नहीं को बद्दुआया हुआ सा सिलसिला है सारा। एक बहुत ही अजीबो गरीब है। शुरू कहाँ से होता है जी? ये जब खेल बाबाए कौम की ख़राब एम्बुलेंस से शुरू होता है। उसके बाद करारदाद मकासद वगैरह है, फिर लियाकत अली ख़ान के कत्ल तक पहुँचने के बाद एब्डोज़दा सियासतदानों की एक लंबी चौड़ी तारीख़ है। वो वहाँ नहीं रुकती, फिर वो पॉपुलर तरीन इस मुल्क की तारीख़ के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल तक पहुँचती है। और कत्ल भी उसका जिसका नाम ही कोई नहीं जानता आज तक। सर्वे करके देख लो, बाहर जाओ, अभी स्टूडियो से फारिग होके बाहर खड़े होके 1000 बंदे से पूछो किसके कत्ल के जुर्म में भुट्टो को फांसी हुई थी, कोई नहीं जानता। तो वो ज़िंदा रहता है ना रहता, कत्ल होता ना होता, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन बहरहाल ठीक है। अच्छा, भुट्टो के कत्ल से उसकी किताब का, अपनी किताब का, ही कुड फोरसी, किताब का नाम क्या है? इफ आई एम असैसिनेटेड, यानी अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन, कोई वाली वारस नहीं। फिर नवाज़ शरीफ का तैयारे हाईजैक करना या उसका इल्ज़ाम लगना, फिर जद्दे, फिर वापसी, फिर इक़्तिदार, फिर इंग्लैंड। सुभान अल्लाह, यही हमारी गवर्नेंस है, यही हमारी सियासत है, यही हमारे सियासतदानों का कैलिबर है, और यही हमारी नाम नहाद जमहूरियत का ख़ुलासा और इसका टोटल है। इसमें जो परवेज़ इलाही का गिरफ़्तार होना, मैं तो इस बात पे हैरान था कि इतना लेट क्यों हुआ ये काम। तो ये नेक काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो हो गया। लेकिन हसन साहब, आप समझते हैं नहीं है, हैरत भी नहीं कि है परवेज़ इलाही साहब डट जाएंगे इस दफ़ा? यार, मैं उनका क्लास फेलो नहीं रहा, हमारी कोई ज़ात बरादरी ये इस तरह की जजमेंट देने के लिए किसी सीनियर तज्जिया निगार या किसी छटे हुए नजूमी से आप रब्ता करो। हाउ कैन आई प्रेडिक्ट? और देख लेते हैं ये जल्दी भी क्या है, डटे रहेंगे या हटे रहेंगे, ये क्या है? हाउ डू आई नो? जो बाकी सारी सूरत हाल है उसको सामने रख के अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहो तो एक ऑब्वियस ही बात है, और मैं ऑब्वियस बातें करने से गुरेज करता हूँ जी। IMF मिशन सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर नज़र है, उम्मीद है आईन व कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। इसके जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि IMF अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे, मिशन चीफ का ये मैंडेट नहीं है। देखो, ये गलत बात है, ये असूली तौर पर गलत बात है। देखो, अगर हम हमारी सारी टीम, अगर हम एक लेट्स अस्यूम फॉर अ मिनट कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा को बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिज़नेस है, हम सब पार्टनर्स हैं और आपस में हम जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने बैंक से कर्ज भी हमने बैंक से अप्लाई किया हुआ है। तो क्या बैंक को ये हक़ नहीं पहुंचता कि भाई पहले अपने मामलात, एक दूसरे पे मुकदमे कर रहे हो, एक दूसरे को ज़लीलो ख़ार कर रहे हो, अदालतों में घसीट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पहले कुछ सेटल तो कर लो अपना कोई। ये मैं क्रूड से मिसाल दे रहा हूँ ताकि आम बंदे को भी हमारे समझ आ जाए। तो कैसे उनका ये मैंडेट नहीं है भाई? क्यों नहीं है? अच्छा, एक साहूकार है, वो आपको कर्ज दे रहा है, आप, अच्छा, उसको तो आपकी सेहत का भी इल्म होना चाहिए भाई। इंश्योरेंस वगैरह क्यों कराते हैं कि यार ये मैंने इसको दे दिया, कल ये फुड़क गया तो इसका क्या बनेगा? अच्छा, सो
ये बिल्कुल ऐसी है कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई खातून जाए या उसका शौहर उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए और अगर वो उसको टटोले और या उसके टेस्ट वगैरह करवाना चाहे तो वो कहे कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। ये रिडिकुलस नहीं है? बिल्कुल। भाई जिन्होंने एक ऐसे मुल्क को जिसकी इकॉनमी जो है बिल्कुल पैरों पे भी नहीं खड़ी, वो रींग भी नहीं रही ठीक तरीके से, उसको अगर उन्होंने इतना बड़ा कर्ज देना है, कोई बेल आउट का उन्होंने कोई सिलसिला करना है, तो क्यों आप ये कह रहे हो? वजह दे हैव एवरी राइट। अच्छा, अगर आपको मुदाखलत इतनी ही नापसंद है तो कहीं और जाओ। अगर कोई जगह है तुम्हारे पास जाने के लिए तो कहीं और जाके झक मार लो। तो ये चुपड़ी हुई भी और चार चार भी अदाएं उधर डार साहब की, चार चार भी और चौपड़ियाँ भी, ये नहीं होता। मुदाखलत कैसे मुदाखलत भाई? जिसने इतना बड़ा आपको कर्ज देना है, ये जबरी राइट टू मेक श्योर कि कल तुम फीती फीती होके फिर ना रोते फिरो, असी कि मानू मासी आखांगे। मेरी तो समझ में नहीं आती है। आयशा गौस इज़ अ सेंसिबल लेडी, मैंने सुना है उनको 2-4 बार। मुझे तो वो खैर डार वगैरह से भी वो ज़्यादा संजीदा, मतीन और बैलेंस लगती हैं, लेकिन ये बात उनकी तो बिल्कुल फजूल है। ठीक है हसन साहब, इकोनॉमी की बात की तो वजारतें हर तरह के मामलात में मुदाखलत का हक है। बिल्कुल। ओ भाई जी साहूकार है वो। जी हसन साहब, इकोनॉमी की बात की तो वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 माह में 22 शोबों की कारकर्दगी मनफी रही है, सिर्फ 3 में बेहतरी हुई है। करेंसी की कदर और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हुई है। दूसरी तरफ शुमारियात ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मई में तारीखी महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। चावल, अंडे, दालें, मुर्गी, चीनी, सब्जियां, तालीम, इलाज, मुआवजा सब महंगा हुआ है और ये साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। सब महंगा है। सबसे कीमती चीज सबसे सस्ती है, और वो क्या है? जिंदगी सबसे कीमती चीज है और दुनिया में सबसे अर्जा, सबसे सस्ती यहाँ मिलती है। तो इसलिए, और ये कौन सी नई बात है? रोज़ अखबारें, आप क्यों हम अपने व्यूअर का टाइम ज़ाया करें भाई? इसी तरह का सिलसिला है, सबको पता है। जी ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ हुकूमत ने एक माह में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, पीटीआई ने जब हुकूमत छोड़ी उस वक्त फ़ी लीटर गालिबन था 150 पेट्रोल। आज अगर 20 रुपए कम करके गुज़श्ता दौर से तकरीबन 112 रुपए, फिर भी महंगा करके, ये अगर कोई उस पर कोई लुडियाँ डालना चाह रहे हैं तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। बट बेसिकली क्या है, किसको धोखा दे रहे हैं? इस पे बगलें बजा के, इस पे फुदक के किसको आप धोखा दे रहे हैं? देखो बात सुनो, मैं पहले भी एक बार मैं ये बात मेरे काले कॉलों में भी ये शामिल है कि दुनिया का सबसे ज़हीन, चर्ब ज़बान और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट भूखे को यकीन नहीं दिला सकता कि उसका पेट भरा हुआ है। सर्दियों में कांपते हुए आदमी को आप ये यकीन कैसे दिलाओगे कि तुमने ऊनी कोट पहना हुआ है? इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सियासत की मांग उजड़ी हुई थी, बांझ थी पहले, अब ये बेवा होने के करीब है और इनकी तो शायद लाशों पे कफन देने वाला या बैन करने वाला भी कोई ना हो। ये झूठ है बिल्कुल। सही। मैंने कहा ना कि भूखे को आप सारे 1 करोड़ डार भी इकट्ठा होकर बताए कि देखो ये हो रहा है, वो तो भूख से मर रहा है, वो कैसे मानेगा आपकी बात? कोई कोई सुर सलीके वाली बात करो, कोई समझ में आने वाली बात करो। झूठ बोलो लेकिन कोई थोड़ा उसमें कोई रख रखाव, कोई भरम शर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं है। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। एक सवाल पूछा जा रहा है कि इलेक्टेबल्स के बगैर पीटीआई नए उम्मीदवारों के बलबूते पर इलेक्शन जीत सकती है? देखो, ये जो इलेक्टेबल्स हम एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं ना, या कोई जीत सकती है, ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म का है। इसके कई रुख हैं आपके सवाल के। हम एक लफ्ज़ बोल देते हैं मुंह उठा के अंधाधुंध, वो क्या है? इलेक्टेबल। इलेक्टेबल्स की भी किस्में होती हैं।
कोई इलेक्टेबल इतना बड़ा शौक बर्दाश्त कर सकता है, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना। अच्छा, ये इलेक्टेबल्स पार्टीज में घुसते क्यों हैं? अगर ये इतने ही बड़े इलेक्टेबल हैं तो क्यों ये कामयाब और मकबूल पार्टीज की तरफ भागते हैं? वजह, इनको पता होता है कि इतना वोट तो हम घर से लेके चल रहे हैं, बाकी इतना हमें पीटीआई या नून लीग या जो भी है पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल जाएगा। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल है, इलेक्टेबल टू इलेक्टेबल सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, एक बात। दूसरा इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी वो भी देखना होगा, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस किस्म का ये पीटीआई अपना कैंडिडेट देती है, किस किस्म का नाम निहाद और किस लेवल का इलेक्टेबल वहाँ से आता है। तीसरी बात ये है कि पीटीआई का उम्मीदवार अगर को कन टुटा होगा, दिल्ली में टका नहीं होगा, इलेक्शन सस्ता भी हो तो बहुत महंगा है। मेरा पाकिस्तान की जमहूरियत पे ये बार भी है, बार की, लेकिन दुनिया और है, ये बार भी है। पैसा इज़ अ रियलिटी। पाकिस्तान में फैसला कौन रियलिटी है? आप पार्टी के सरबराह को ख़रीदने से वोटर तक की खरीद तक जाते हो, ये पार्टी फंड होता है, ये क्या फ्रॉड है? ये उसकी कोई हद होती, कोई लिमिट होती नहीं। ये जो करोड़ों रुपया लिया दिया जाता है, तो वाई आप लीडर से लेके अपने वोटर तक को खरीदते हो? ठीक है, खरीदारी की बेशुमार किस्में हैं। अब डिपेंड करता है कि ये जिनको अपने उम्मीदवार बनाएंगे, जो भी इनके कैंडिडेट्स होंगे, उनकी माली हैसियत कैसी है, उनकी समाजी हैसियत कैसी है, उनकी ज़ात बरादरी का वहाँ कितना इन्फ्लुएंस है, उनकी जनरल रेपुटेशन क्या है, फैमिली कैसी है। सो ये बेशुमार फैक्टर्स ये मुंह उठा के ना, अच्छा फिर अगर ये बिल्कुल ही किसी दह जमाता पास डायरेक्ट हवालदार को ये दे देंगे, उस फैमिली का बैकग्राउंड है, उसकी साख, उसका प्रोफाइल, उसकी माली हैसियत, बेशुमार चीज़ें। सो ये इतना सादा सवाल नहीं है आपका, या कम से कम मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके इस सवाल का इतना सादा स्ट्रेट किस्म का मैं जवाब दे दूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बंदा कौन है, मुकाबले पर बंदा कौन है जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, और तीसरा जिसको इन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया या टिकट दिया है, वो उसकी अपनी क्या हैसियत है। ये सारे फैक्टर्स मिलके फैसला करेंगे, बाकी देख लेते हैं। ठीक है हसन साहब, फवाद चौधरी ने पिछले दिनों ने कहा था कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उनकी सियासी ब्रेक हमारी प्रोग्राम की ब्रेक से कम निकली। ये किस किस्म की सियासत है? भाई देखो, बात सुनो, इस मुल्क की यही तो सियासत है कि जो करना है वो बताना नहीं, और जो बताना है वो करना नहीं। तो ब्रेक का उन्होंने कहा था, हफ्ते 10 दिन थोड़े होते हैं। देखो, सियासत भी ना एक रोग है। मसलन बंदा कुछ भी हो जाए, जिसको लिखने पढ़ने का शौक़ हो जाए, जर्नलिज्म ये एक नशा है, सियासत भी एक नशा है। मुसव्वरी, शायरी, गायकी, ये बहुत सारे काम हैं ऐसे हैं जो नशों की मानंद हैं। मैं खुद नशई हूँ इस मामले में। पढ़ा मैंने कुछ, फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ही कुछ और तरह का, पढ़ाई शढ़ाई और तरह की हुई, आ गया मैं जर्नलिज्म में, क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ था। इसी को मैंने अपना ओढ़ना, वो कहते हैं ना कि मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन, वो इस तरह का बन गया। सो ये नशा है, इसके बगैर बदन टूटता है, याद रखना। जिसको सांप डस जाए और वो सरवाइव कर जाए, फिर उसको सांप से डसवाने का एक उसको आदी हो जाता है। तो कसूर कोई नहीं है फवाद का, जो भी होगा यही करेगा, जो भी कहेगा मैंने सियासत छोड़ दी है, आएगा यहीं झक मारेगा। ठीक है जी। हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि किसी को माइनस नहीं होना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने यह भी कहा है कि बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, हम उनका बैकग्राउंड देखकर पार्टी में लेने का फैसला करेंगे। हाँ, दोगे इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में जब भी होता है 2, 4, 10, 20 साल के बाद, जब भी होता है, लोगों ने अगर आपका बैकग्राउंड देखना शुरू कर दिया और उनके मायार मुख्तलिफ़ किस्म के मायार हुए, तो फिर सूरत हाल, बहरहाल
आपको आपका हक पहुंचता है कि आप लोगों का देखें, उनका बैकग्राउंड देखें। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी माइनस करना, तो शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों बहरहाल संजीदा मजहब सियासतदान और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह माइनस होता नहीं। अच्छा, ये जब तक अवाम माइनस नहीं करते, पॉलिटिशियन माइनस नहीं होता। उसको आप चाहे फ्रीज़र में लगा दो, फ्रिज में रख दो, कोई और उसका बंदोबस्त कर लो, लेकिन नहीं, अवाम एक ही तो खिलौना है, एक ही तो खेल है, एक ही तो लोगों के पास ले दे के एक शुगल है, एक ही तो उनकी अहमियत का एक आध दिन के लिए जब वोट। तो माइनस करना तो अल्टीमेटली या रब माइनस करे या फिर नीचे लोग माइनस करें। इस तरह माइनस करने से अगर कोई माइनस पहले हुआ हो तो मेरे इल्म में नहीं है कम से कम। तो लेकिन बहरहाल आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे, वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, अवाम के बैकग्राउंड का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है। हसन साहब, नून लीग ने यौम तकबीर पर लिबर्टी चौक में एक जलसे का एहतमाम किया, क्या तबसरा करेंगे इस पे? यार मुझे तो वो लोगों ने बताया, सच्ची बात है, मैंने तो देखा दुखा नहीं। मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ तो खाल खाल बंदा था, कोई उनका कोई क्राउड नहीं वो इकट्ठा कर सके, कुछ भी नहीं था। दिस इज़ व्हाट। अच्छा, दूसरी बात यह है, एटम बॉम्ब पे फुदकते किस बात पे, मुझे ये बताएं, रियलिटी बताऊं। एटम बॉम्ब का इनिशिएटिव था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, दुनिया जानती है। इसकी कीमत उसने अपनी जान दे के चुकाई। उसकी वजह है ये, जब रियासत के गले ढोल पड़ गया तो हर किसी को बजाना पड़ा, और मुहाफिज थी इसकी पाकिस्तान आर्मी। हमने धमाका किया। वो मजीद निज़ामी पूरी दुनिया जानती है, हर जगह छपा, 1000 बार छपा। मजीद निज़ामी साहब बहुत काबिल एहतराम तरीन जर्नलिस्ट में एक थे, सीनियर थे, नवाए वक्त थे वो, अपने भाई के बाद उन्होंने संभाला ये, वो बावकार आदमी, वो पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब धमाका नहीं करोगे तो कौम तोड़ा धमाका कर देगी। ये जुमला रिकॉर्ड पे है। उस जमाने में जो बालिग थे और जिन्हें अखबार पढ़ने का शौक था, उन सबको जबानी याद है। इसका क्रेडिट कत्तन किसी को, वो इत्तफाक बनाया तुमने, जेब से बनाया तुमने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, मेरा उनके साथ इस पे बड़ा चलता होता था, मेरे साथ एग्री करते थे। मेरा ख्याल था वो नापसंद करते होंगे मुझे इस बात पे, बट ही एग्रीड। पहली बार जब हम मिले हैं तो मैं कहा करता था कि इस तरह हमें जेब नहीं देता फुदकना, हमने कोई नई चीज़ नहीं बनाई। एटम बॉम्ब बहुत पहले बन चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो चुका भाई, आपने बनाया तो इस पे इतना फुदकना नहीं। तो वो मुझे एक बात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करें, उन्होंने मुझे कहा कि हसन साहब आप बिल्कुल ठीक बात करते हैं, हमने कोई नई चीज़ नहीं बनाई, कोई चीज़ ईजाद नहीं की। हमारा कमाल ये है कि हमने नामसाद तरीन मुश्किल तरीन हालात में ये टारगेट अचीव किया। मैंने कहा जी वो तो मैं भी मानता हूँ। अच्छा, अब ये जो कहते हैं ना कि एब्सोल्युटली नॉट, तो क्या एब्सोल्युटली नॉट, उसकी भी हकीकत है। सुहेल बड़ाइच की किताब है, कहीं को हवाला बनता हुआ तो मैं दे दूंगा उसका। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो गया है, सो मोटो केसेस में अपील का हक हासिल होगा। अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने के इम्कान पैदा हो गए हैं। देखो, सच्ची बात यह है कि मैंने पाकिस्तान की जमहूरियत को कभी जमहूरियत नहीं समझा। हमेशा इसमें जो पड़े हुए कीड़े हैं इसमें वो निकाले हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर ढोंग भी है, ये जमहूरियत एक चुड़ैल भी है, ड्रामा ही है, कोई तो उसका भरम होना चाहिए। ये अवाम का इख्तियार है, वो एक ही तो है याशी उनके पास, वो माइनस करें तो बंदा माइनस है, वरना नहीं। अहली और नाअहली का सर्टिफिकेट वो अवाम ने देना है।
ख़त्म, और इसका इंतज़ार करो। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की नाअहली अगर ख़त्म होती है बहुत अच्छी बात है, इसमें खुशी मुझे होगी जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म होने से। मेरी रिजर्वेशंस हैं नवाज शरीफ के बारे में, आज से नहीं हैं, मुद्दतों से हैं। मेरी वो किताब है बीबी, बाबू और बेबस अवाम, मैं इन दोनों के बारे में, एक तो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, मैं कहा करता था कि एक खड्डा है, एक खाई है, एक छुरा है, एक छुरी है, जब इनकी आपस में लड़ाइयाँ पीक पे थी। सो इवन देन मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि नाअहली ख़त्म। हाँ, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत कमिटेड आदमी, बहुत मेहनती आदमी और बहुत सेंसिबल आदमी, ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है। इट्स अ पैकेज। मैंने इस आदमी को मज़दूरों की तरह काम करते, मैं उस ज़माने में अपने फार्म हाउस में रहता था, ये उस ज़माने में ये बन रही थी ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। इनके नंबर 2 थे, मेरा बचपन का ही दोस्त है मंसूर संतोष कुमार साहब का, संतोष भाई का, दर्पण भाई का, एस सलेमान साहब का सबसे छोटा भाई है, एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। ही वॉज हिज नंबर 2। मैंने जून जुलाई की गर्मियों में जिस हालत में इन दोनों को देखा है, और ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन, उसके बाद ये फ्रेश होके हमारे घर, उसके बाद ये BHUs के दौरे पे वो एक दो दफ़ा मुझे भी घसीट लिया, मैंने कहा चलो भाई मेरे बस की बात नहीं है। सो मुझे बहुत खुशी होगी इस चक्कर में अगर नवाज शरीफ भी ना आए, नहीं होना चाहिए ना है नवाज शरीफ को भी नहीं, ये लोगों का फैसला है, ये लोगों को करने दो। तुम जब तक इसमें खर्च मारोगे बर्बादी होगी। लोगों के पास एक ही तो लग्जरी है यार, वो तो न छीनो, उनको करने दो। हाँ, अब इनको बहुत शौक़ है आए नवाज शरीफ साहब, तो तुम्हारा शेर तुम्हारी मर्ज़ी, कहते ना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तेरा शेर तेरी मर्ज़ी, ले आओ, उसका ब्लफ कॉल हो जाएगा, ये याद रखना जी। मैंने तो कहा है मेक श्योर कि पूरी दुनिया का मीडिया इंक्लूडिंग हमारा जो लोकल मीडिया है वो ना जाए पोलिंग बूथ पे, बंदा नजर नहीं आना, तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये हिसाब हो जाए, मेरे नज़दीक तो हो चुका, वोटर का और नवाज शरीफ का हिसाब चुकता, वो बेबाक हो चुका, कख बाकी नहीं है। लेकिन बात बहरहाल ये गलत है, मुझे नहीं समझ आती नून लीग को क्या तकलीफ है कि 3 बार के वज़ीर आज़म को एम्बेरस कराना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। मैं तो डे 1 से किसी भी आदमी को नाअहल करने के हक में बिल्कुल नहीं, ये लोग करें, आप लोगों का इस्तेकाक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान आपने दिया तो उनको है कुछ नहीं, अवाम को आपने इज्जत नफ्स भी नहीं दी जो मुफ्त मिलती है, जिसके लिए कर्जा नहीं लेना पड़ता, मेरिट नहीं है इस मुल्क में, हराम अपने अरूज पे है। एक उनके पास है याशी यार, एक फीलिंग जिससे उनकी जुड़त इस मुल्क के साथ, बाकी उनका तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही मर चुका नहीं है। क्यों तोड़ते हैं चीजें, मुझे बताओ। एहतजाज बार भी होते हैं, हंगामे, ये वो सारा, वो अपनी इमलाक कौन तोड़ता है। मुझे को कहे कि अपने घर की चीजें तोड़ दो, अपने घर को आग लगा दो, मैं करूंगा ही, सवाल ही नहीं पैदा होता, अंदर ही मर गया है। वो जो मैंने इटालियन आपको मुहावरा सुनाया था कि जहाँ मेरा 2 अखरोटों पे हक नहीं है, मतलब 2 रोटियों पे हक नहीं है, इसलिए ये सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़े से बड़ा फन्ने खान मुझे कहे, मैं तो नहीं करता। सो लोगों के पास एक हक है, उसकी इज्जत करें, लेट देम डिसाइड। काला चोर आ जाए फिर आ जाए, या इस लानत से वैसे जान छुड़ाओ। मैं कब से कह रहा हूं, ये जमहूरियत है ही नहीं। जमहूर मतलब अवाम, जब तक उनकी तरबियत नहीं करते, जमहूरियत ऐसे ही है जैसे तुम अपने बेटे को बगैर ड्राइविंग सिखाए उसको लैंड क्रूजर दे दो, उसको को हैवी मोटर बाइक दे दो, अगर पुत्र बनवाना तो जरूर करो। कुछ नहीं पता लोगों को,
जिनको 75 साल में आपने सड़क अबूर करनी नहीं सिखाई, इनको क्या पता किसकी क्या पहचान है। आ जाते हैं चक्कर में, रोटी कपड़ा मकान। आजकल एक ऐड चल रहा है सिंध हुकूमत का, बैकग्राउंड में बीबी की आवाज है, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। वो मिल गया। वो पिछले दिनों इनका को पता नहीं कौन है वो मंशूर के हमने तैयार कर लिया। मैंने कहा वाह भाई, तुम्हारा तो बानी मंशूर दे गया था रोटी कपड़ा मकान, उस तरफ तो आते नहीं तुमने क्या मंशूर बनाना है। सो इसलिए इसको छोड़ें, चलें। ठीक है, लोगों का फैसला लोगों को ही करने next. देना चाहिए। आगे चलते हैं साहब, तलाल चौधरी ने दावा किया है कि इलेक्शन की तारीख पूछने की जरूरत नहीं, जिस दिन नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे उस दिन समझो इलेक्शन हो रहे हैं। यार को संजीदे बंदे की बात करें, संजीदा सवाल किया करें। आई एम सॉरी। ठीक है, संजीदा सवाल की तरफ आ जाते हैं साहब। शायद आपका पहला सवाल है। ठीक जी। ऑरेंज ट्रेन की तामीर। नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं दूं। चलें ठीक है साहब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑरेंज ट्रेन की तामीर के दौरान उतारे गए पुलों में से कई टन लोहा चोरी होने का इंकशाफ सामने आया है। ये क्या, खुदा की कसम। दूसरा एक अजीब सा सवाल, बच्चेगाना, लेकिन खैर इसका जवाब दिया जा सकता है। आप गोरे का दिया हुआ पूरा रेलवे खा गए, पता नहीं लाखों टन स्टील मिल रूस ने दी, उसका लोहा खा गए। पीआई का भी लोहा ही खा गए। एक जमाने में ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, पहली बार बचपन में जब मैंने सफर किया, उस जमाने की बात है। क्या एयरलाइन थी ये। जितने मिडिल ईस्ट के हैं इनमें से कुछ की तो एयरलाइंस खड़ी आपने की। कभी नूर खान जैसे लोग होते थे, मार्शल नूर खान, सुभान अल्लाह। तो आप तो सब कुछ खा गए। आप तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उनके लगाए हुए दरख्त खा गए। तो ये तो ढोंग था एमी। ऑरेंज ट्रेन, मैं तब भी कहता था कि भाई हमसे बेहतर कौन जानता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है। ये अंडर पासेज ओवर हेड्स बड़ी अच्छी बात है, द वे योर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, ये वो सारा। लेकिन प्रायोरिटीज पहले करने वाले काम और हैं। अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करो, अपने नौजवानों के रोजगारों का बंदोबस्त करो, ये करो वो। ऑरेंज ट्रेन पूरे शहर में जलाती, लाहौर जैसा खूबसूरत तारीखी शहर बर्बाद करके रख दिया। क्यों? शोशा हो ऊपर। वोट बैंक, याद रखना, वोट बैंक नॉट एट एवरी कॉस्ट। वोट बैंक पॉलिटिशियन के लिए बहुत जरूरी होता है, आई अंडरस्टैंड, बट नॉट एट एवरी कॉस्ट। छचोरपन की कीमत नहीं, छचोरपन नहीं। लेकिन वो है भी चुके दिखावा, वो आ रही है वो जा रही है, इसका देखना बाकी है शर क्या होता है। सो इसमें कौन सी कोई अच्छा अजीबो गरीब बात है कि यहाँ ये वो मुल्क है जहाँ ये भी अफवाहें रही हैं कि इंजन्स और वो तो खैर मैन होल्स के ढक्कन तक भट्टियों में पिघलाए गए। और अच्छा, और कमाल देखो इंडिया का और हमारा रेलवे सिस्टम, रेलवे गोरे ने दी। अच्छा, यहाँ एक लतीफ़ा सुन लो, कमाल की बात है। जब गोरा पटड़ियां बिछा रहा था रेल की, तो पूरे बड़े सगीर के हम जैसे जो थे ना बबून्स, वो कहते थे गोरा जो है फरंगी, ये लोहे की पटड़ियां डाल रहा है ताकि हमारा हिंदुस्तान घसीट के ले जाए। ये लेवल है। हमारे लायलपुर में हमला हुआ लाठियों से इंजन जब पहली बार, और पता है क्या था? ये एक हिंदू की लिखी हुई किताब है कि वो अवाम यहाँ के जैसे भी हैं, वो कहते थे ये साबों ने, फरंगियों ने, गोरों ने जिन कैद किए हुए लोहे के डब्बे में, वो उस जमाने में चूंकि स्टीम इंजन होता था, ये कोयला खाते हैं, उबलता हुआ पानी पीते हैं, और जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ट्रेन चलती है। कैसा है? फिर अदालतों में केसेस हुए कि ब्राह्मण और दलित और मलिच्छ और शूदर साथ साथ बैठेंगे। ये केसेस लड़े गए। ये लेवल था। जरूरत उनकी अपनी थी, लेकिन वो आपको एक बहुत बड़ी चीज दान कर गए। आपने बेच खाई। इंडिया की सूरत हाल हमसे बेहतर है, कई गुना बेहतर है।
वो अब वहाँ एक्सपैंड हुआ है, आपने बेच खाया है। तो आपने जो किया है अपने अपनी रसूम व रिवाज और अपने कल्चर और अपनी आदत और अपनी तरबियत के मुताबिक किया है, मुझे तो कोई हैरत नहीं जी। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, आमदन से ज़ायद असासे केस में नैब के बुलाने पर साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार एक दफ़ा फिर पेश नहीं हुए। नैब ने बुज़दार और उनके अहले खाना का नाम ECL में डालने का फैसला कर दिया है और अब उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया है। यार पता नहीं किन किन के नाम ECL में थे, फिर वो VVIP हुए। ये क्या है ECL वगैरह? ये हमारे सारे ढोंग होते हैं, सारे नौटंकियाँ चलती हैं, ड्रामे चलते हैं। अच्छा, सारा सूबा उथल पुथल हो गया, लेकिन इस सूबे का जो 3.5 साल सरगना रहा है, PTI का अजीम शाहकार मेरा प्यारा उस्मान बुज़दार, वो नैब की पेशियाँ भी सीरियसली नहीं ले रहा। अच्छा, मेरे पे एक फेवर मेरे लिए की उन्होंने, मैंने उनको बहुत समझाया और कहा, उनको तो नाम भी नहीं पता था। मैंने कहा मुनीर न्याजी साहब के नाम पे किसी सड़क का नाम रखो। पूछा है वो कौन है? मैंने कहा सुभान अल्लाह। और कमाल की बात है, इसी मुनीर न्याजी के बारे में सदके जाऊँ, कितना खूबसूरत, कितना आलीशान आदमी, वो आबिदा हुसैन ने लिखा है। तो वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो बीबी लिखती हैं, आबिदा हुसैन अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने कहा कि नहीं ये मेरा शेर नहीं है मियाँ साहब, है तो मुनीर न्याजी ने लिखा है। तो मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं ये मुनीर न्याजी कौन है, अंदाज़ा लगाओ। इसी तरह उस्मान बुज़दार साहब ने भी मुझसे पूछा था कि मुनीर न्याजी कौन है। तो मैं क्या, उस जैसा तो ना पैदा हुआ है ना होना है उर्दू शायरी में उस बंदे। खैर एनीवे, लेकिन बुज़दार के अलावा भी चंद फनकार हैं, कमाल लोग हैं, वो मुझे दिखाओ। मुझे मेरी तबीयत बड़ी उदास है। एक वो अंदलीब अब्बास थी, वलीद इकबाल, उसका भी एक लतीफ़ा सुनाऊंगा, आप हंस हंस के दोरी हो जाएं। अच्छा, ज़रताज गुल जो अपने पार्टी सरबराह के की इस्माइल के बारे में उनका एक तबसरा अखबारों में छपा था। बहरहाल ये वो हसीन चेहरे थे जिनको देखे बगैर लोगों का खाना हजम नहीं होता था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फाके पड़ रहे हैं, वरना अगर लोगों को पेट भर खाना मिलता होता, इनकी शक्लें देखे बगैर उनको हजम कैसे होता। ये मेरी तरह इनके और भी बहुत से फैंस होंगे। बहरहाल ऐसे और ऐसे बहुत से और लोग वो गायब हैं, लेकिन बुज़दार फनकार है, कोई जिक्रस्कार ही नहीं है। कमाल की बात, एम ही सिंगल कॉल में छोटी सी खबर छपती है कि जो नैब ने बुलाया है, फलां जगह आया है, वो पहाड़ों में चले गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन बहरहाल बंदा बाकमाल है जी। जी ठीक है हसन साहब, आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान में सियासी वफादारियां बदलने का मौसम छाया हुआ है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा इस बारे में कोई ख्याल नहीं, सिवाय इसके कि मैंने इस मुल्क की सियासत को हमेशा निजासत और लानत लिखा। उस दिन आपने दिखाई थी 3 किताबें मिसिंग हैं, 11 मेरी सामने पड़ी हैं ताकि मुझे याद रहे और मैं बाकी 3 ढूंढूं। 11 मौजूद हैं, 12, 13, 14। इनमें से एक शायरी की, बाकी छोड़ के सारी कॉलमों के मजमूए हैं। कोई उठा के देख ले, 32 साल से ये ना सियासत है ना ये सियासतदान हैं। हम लोग लफ्ज़ों का इस्तेमाल ऐसे बेरहमी से करते हैं, जैसे मुल्की वसाइल का नहीं कुछ लोग बेरहमी से इस्तेमाल करते, इसी तरह हम लफ्ज़ों का करते हैं। पाकिस्तान का सियासतदान सियासतदान नहीं, पाकिस्तान की सियासत सियासत नहीं, इट इज़ समथिंग एल्स। लेबल लगे हुए हैं, बस ठीक है मौज करो। ये हाल होता 75 साल बाद। कोई एक इनमें से बताओ जो कंगाल हुआ हो, और कोई इनमें से एक बताओ जो अरबपति ना हुआ हो। कंगाल होने के बाद बताओ लिस्टें, बड़ी बड़ी लिस्टें बनती हैं ना इस मुल्क में, ये भी बनाओ। तो किया तो तुमने पॉलिटिक्स है, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स ही इंडस्ट्री है, वही सनत है, वही सारी वो तिजारत है, इसलिए होता है। मेरा एक बुनियादी सवाल है हमेशा से कि इस ख़ानदान ने, शरीफ ख़ानदान ने, उन्होंने तो कारोबार किया ही नहीं, चूँकि पॉलिटिक्स बज़ाते खुद होल टाइम बिजनेस है। इनके बाकी जो कज़न्स हैं जितने सारे, वो भी ग्रो किए,
उनकी नेचुरल ग्रोथ है, ये उनसे करोड़ों गुना आगे निकल गए। कैसे किए बगैर निकल गए, कैसे? सादा सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। और वफादारियां वहां तब्दील होती हैं, याद रखना, जहां वफादार हों, और वफादारी वहां होती है जहां जेन्युइननेस हो। खाए ना हजरत बिलाल ने कोड़े, जख्मों से चूर, नहीं कुछ नहीं, जब तक आके हजरत अबू बकर ने या हजरत उस्मान, मेरा ख्याल है हजरत अबू बकर, उन्होंने जब तक उनकी कई गुना कीमत ज्यादा दे के उनको लेके, तो ये क्या चीज पैदा करती है? ओ यार, जाने बिना उनको, उनके साथ ऐसी वफादारी थी, और एक नहीं कई। सो ये वफादारी वहां होगी जहां वफा होगी, और वफा वहां होगी जहां जेन्युइननेस होगी, जान भी दे देगा आदमी। जी ठीक है साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज।